अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में सिविल कोड्स की, जो कि सेक्शन 15 से लेकर 23 तक है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के। अच्छा जी, सेक्शन 15 इसका सबसे पहले क्या कहता है? सेक्शन 15 जो है हमें जनरल प्रिंसिपल देता है कि कोर्ट्स इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, किस कोर्ट में जो है ना वो सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा। वो कह रहे हैं कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड। हर सूट जो है वो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में जो है ना सबसे पहले इंस्टीट्यूट किया जाएगा। कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, जो कि इसको कॉम्पिटेंट भी है ट्राई करने की। ठीक है, अब उन्होंने ये प्रिंसिपल क्यों दिया है, इसके पीछे जो विजडम है वो ये वाली है कि आप जो है ना वो तमाम कह लें कि फॉर्म जो है ना वो यूज़ कर सकें और अपनी रेमडीज़ जो है ना अवेल कर सकें। अगर आप ऑलरेडी जो है वो एक एपलेट कोर्ट पे जाके आप कह लें कि सूट फाइल कर देंगे तो आपके पास रेमडीज़ जो है ना वो नहीं बचेगी। ठीक है, तो लॉ ने आपके लिए ये कह लें कि एक फैसिलिटी फ़राहम की है या आपके लिए एक आसानी पैदा की है कि आप जो है ना वो सबसे लोएस्ट ग्रेड में करेंगे, जो कि कॉम्पिटेंट है उसको ट्राई करने की, यानी उसकी पिकनरी और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है ना वो उस हवाले से कॉम्पिटेंट है। ठीक है, वो सूट को सुन सकती है। तो ज़ाहिर सी बात है लोएस्ट ग्रेड जो है सिविल जज थर्ड क्लास जो है उसके पास, अगर आप देखेंगे पहले अगर वो नहीं है तो सेकंड क्लास के पास, फिर फर्स्ट के पास। ठीक है, तो इस तरह हायरार्की जो है ना वो चलती जाएगी। थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट आ जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे भी जो है ना वो आर्टिकल 185 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें हम जाएंगे। तो ये वाली हायरार्की जो है ना हम यूज़ करेंगे जब हम लोएस्ट ग्रेड में जो है ना वो करेंगे। अब इसके बाद सेक्शन 16 है, वो कह रहे हैं कि सूट जो है वो कहाँ पर जो है कि फ़ाइल होगा। वो कह रहे हैं सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। इन सूरतों में वो कह रहे हैं कि सूट वहाँ पर होगा जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट कर रहा है। वो कह रहे हैं सब्जेक्ट टू द पिकनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। सब्जेक्ट टू पिकनरी और अदर लिमिटेशन, अगर लॉ ने कोई पिकनरी या और लिमिटेशन बयान कर दी है उसके सब्जेक्ट टू यानी उसको मद्देनज़र रखना है। ठीक है, अदरवाइज़ सूट जो है वो फ़लाँ कोर्ट में या फ़लाँ जगह पर होगा जो हमने नीचे बताई हुई हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं सूट्स सबसे पहले कौन कौन से सूट हैं उन्होंने बताए हुए हैं और फिर वो बताएंगे कि वो कहाँ पर होंगे। ठीक है, कौन कौन से सूट हैं? वो कह रहे हैं फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है, चाहे हमने वो विद रेंट और प्रॉफिट्स के साथ उसको फ़ाइल किया है, ठीक है, या वैसे ही उसको सिंपल फ़ाइल किया है। सेकंड जो है वो फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पार्टीशन है। ठीक है, हिस्से यानी कि आप कह लें कि शेयर्स जो हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, उसका सूट है। ठीक है जी, उसके बाद फॉर क्लोजर, सेल और रिडम्पशन इन केस ऑफ मॉर्टगेज। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको मैं ना बता देता हूँ कि मॉर्टगेज रहन रख कर, मॉर्टगेज का मतलब होता है रहन रखना। बैंक वगैरह से हम कह लें कि लोन लेते हैं। ठीक है, तो वो लोन जो है ना हमने मखसूस वक्त में जो है ना वो वापस करना होता है, और जो हमने लोन के बदले जो अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ जो रहन यानी कि प्लेज की हुई है, रखवाई हुई है, ठीक है, तो वो बैंक ने हमें वापस करनी होती है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि जो लोन है उसका टाइम बार्ड होगा, यानी कि उसकी लिमिटेशन ख़त्म होगी और आपने जो है ना वो कह लें कि अभी तक उन्हें लोन जो पे नहीं किया विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट, जैसे भी आपकी यानी कि कंडीशंस तय हुई हैं। ठीक है, तो बैंक क्या करेगी? तो अगर वो आप नहीं करते उसको लोन पे वापस रीपे नहीं करते तो वो फोरक्लोजर का सूट करेगी कि इसकी प्रॉपर्टी की मुझको ज़ब्त करने की जो है ना वो इजाज़त दी जाए। ठीक है, और अगर आप फोरक्लोजर के बाद भी जो है ना वो फिल नहीं करते या कह लें कि लोन जो है ना फिर रीपे नहीं करते, ठीक है, अपनी लाइबिलिटी को फिल नहीं करते, तो फिर बैंक क्या करेगी? वो सेल का सूट करेगी कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो मुझे इसकी सेल की इजाज़त दी जाए
ताकि मैं अपने लोन की अमाउंट जो है ना उसको सिक्योर कर सकूं और सेटिस्फाई कर सकूं। ठीक है। और रिडम्पशन का सूट जो होता है वो कह लें कि जिसने अपना लोन लिया होता है, ठीक है, आप कह लें कि मोर्टगेजर जो होता है, ठीक है, जिसने लोन लिया होता है वो करता है। अगर आपने यानी कि आपने बैंक को लोन पे कर दिया है, ठीक है, उसकी अपनी सारी लाइबिलिटी जो ना अदा कर दी है, लेकिन बैंक जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज़ नहीं कर रहा है, आपको वापस नहीं कर रहा है। रिडीम का मतलब होता है वापस करना, रिडम्पशन करना, ठीक है, वो वापस नहीं कर रहे। तो शख्स जिसकी प्रॉपर्टी थी वो अब सूट फॉर रिडम्पशन करेगा। ठीक है। तो इन सूरतों में वो कह रहे हैं कि कहाँ पर जो है ना वो सूट लाई करेगा, सी क्लॉज में ये बताया गया है। और आखिर में और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज है, ठीक है, कि उस पर कोई कह लें कि आप पेनल्टी वगैरह जो है ना वो है, जो आपने लाइबिलिटी है वो पे करनी है। आगे डी क्लॉज है इसकी, वो कह रहे हैं फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अलावा भी वो कह रहे हैं कोई भी राइट या इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर है, फॉर एग्ज़ाम्पल लीज़ वगैरह है, कोई रेंट वगैरह है, ठीक है, तो इस तरह का कोई और राइट जो है जो आपने पे करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, उस हवाले से वो कह रहे हैं सूट कहाँ पर लाई करेगा। उसके बाद ई क्लॉज है, वो कह रहे हैं फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये ज़्यादातर टॉर्ट के केसेस में होता है कि आपने कोई कह लें इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना उसके साथ कोई रॉन्ग डन कर दिया है, ठीक है, रॉन्ग डन मतलब उसको कोई नुकसान पहुंचाया जो आपके पास थी, ठीक है, या आपने रॉन्गफुल पोजीशन में रखी हुई थी, तो उसकी कंपनसेशन जो है उसके हवाले से सूट जो करना है। एफ क्लॉज जो है वो कह रहे हैं फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए कोई सूट करना है एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, जो कि आपने कह लें कि डिस्ट्रेंट है जिसको ज़ब्त किया हुआ या अटैच उसको किया हुआ है, ठीक है, आपके कब्ज़े में है या आपने उसे अटैच किया, उसके हवाले से अगर सूट करना है तो वो कहाँ पर लाई करेगा। वो कह रहे हैं शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट, लाजमी तौर पर इंस्टीट्यूट करेगा होगा उस कोर्ट में, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन, जिसकी लोकल लिमिट्स में द प्रॉपर्टी सिचुएट, प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है। यानी ये ए से लेकर ई क्लॉज तक सूट उस वक़्त होगा जिसकी यानी कि उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में होगा जिस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है। और इन केस ऑफ सूट रेफर्ड इन क्लॉज सी, और जो सी क्लॉज है यानी मोर्टगेज का सूट है, एट द प्लेस वेयर द काज ऑफ एक्शन हैज़ होली और पार्टली अराइजन। सी क्लॉज में वहाँ पर भी वो कह रहे हैं हो सकता है जहाँ पर काज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइज हुई है, ठीक है, इसको हम असाइनमेंट में डिटेल से डिस्कस करेंगे अलग-अलग। अब वो कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट, एक और प्रोवाइजो है, आ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन, कोई भी रिलीफ लेने के लिए कंपनसेशन जो कि रॉन्ग डन किया है हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी से, हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, इनको जो डिफेंडेंट ने हेल्ड की हुई थी उसने कोई रॉन्ग डन किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। वो कह रहे हैं मे वेयर द रिलीफ सॉट कैन बी इंटायरली ऑब्टेन्ड, जब कोई भी रिलीफ जो है ना वो इंटायरली ऑब्टेन्ड हो सकता है थ्रू हिज पर्सनल ओबीडियंस, उसकी पर्सनल ओबीडियंस से, बी इंस्टीट्यूटेड, यानी कि वो डिफेंडेंट को चाहिए था कि वो पर्सनल ओबीडियंस करता जो उसकी प्रॉपर्टी उसने रखी हुई थी, ठीक है, उसके खिलाफ जो करें वो सूट कहाँ पर लाई करेगा, बी इंस्टीट्यूटेड आइदर इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हु यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएट, या तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर लाई करेगा जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है, और इन केस ऑफ सूट रेफर्ड इन क्लॉज सी, और क्लॉज सी जो मोर्टगेज का सूट है, एट द प्लेस वेयर द काज ऑफ एक्शन हैज़ होली और पार्टली अराइजन, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, जहाँ पर काज ऑफ एक्शन होली या पार्टली अराइज होगी, और इन द कोर्ट, या किस कोर्ट में होगा, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड्स, उस यानी कि कोर्ट में होगा जिसकी लोकल लिमिट्स में डिफेंडेंट जो है ना वो एक्चुअली यानी कि परमानेंटली और वॉलंटरली या आर्जी तौर पर हाइश पजीर है,
और कैरीज ऑन बिजनेस, या कोई बिजनेस अपना कर रहा है, और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, या कोई और काम कर रहा है जिससे उसको फ़ायदा हासिल हो रहा है, वहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, इन शॉर्ट जो क्लास हमारी सी है और डी है, सॉरी क्लास सी और ई है, ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि वहाँ पर भी सूट हो सकता है जहाँ पर काज ऑफ एक्शन होली और पार्टली राइज हुई है, या जहाँ पर डिफेंडेंट एक्चुअली या वॉलंटरी रिजाइड कर रहा है या कोई अपना बिजनेस कर रहा है, वहाँ पर भी हो सकता है। बाकी सूरतों में जो है ना वो सूट वहाँ पर ही होगा जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर जो है ना वो सिचुएट कर रहा है, या जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स में सब्जेक्ट मैटर पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला था जी सेक्शन 16। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है एक, वो कह रहे हैं इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएट इन पाकिस्तान, यानी कि प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में सिचुएट कर रहे हैं वही इसमें शामिल होगी। फॉरेन जो कह लें कि प्रॉपर्टी जो है ना वो इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है, कोई सब्जेक्ट मैटर फॉरेन प्रॉपर्टी का है वो इस सेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, ये सेक्शन 16 था जी। इसके बाद सेक्शन 17 है, वो कह रहे हैं कि सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब वो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि सूट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिफरेंट कोर्ट के जुरिसडिक्शन में फ़ॉल कर रहा है, यानी सब्जेक्ट मैटर जो है ना डिफरेंट कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आ रहा है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, फिर हम किस कोर्ट में जो है ना फ़ाइल करेंगे सूट। वो कह रहे हैं वेयर अ सूट इज़ टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग, कोई भी सूट जो कि रिलीफ के हवाले से है, और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू, या किसी प्रॉपर्टी की कंपनसेशन है जो कि रॉन्ग टू हमें डन किया इमूवेबल प्रॉपर्टी से। सिचुएट वो प्रॉपर्टी जो सिचुएट कर रही है विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द डिफरेंट कोर्ट्स, डिफरेंट कोर्ट के जुरिसडिक्शंस में। द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड, वो कह रहे हैं सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हु जुरिसडिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएट, यानी कोई भी पोर्शन प्रॉपर्टी का सिचुएट कर रहा है जिस कोर्ट में, ठीक है, वहाँ पर सूट हो सकता है। ठीक है, अगर चाहे ए कोर्ट में फॉर एग्जांपल ए और बी कोर्ट है, दोनों कोर्ट की जुरिसडिक्शन बन रही है प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो जिस कोर्ट में भी वो कह रहे हैं कि कोई भी पोर्शन जो है ना प्रॉपर्टी का सिचुएट है, चाहे ए का कह लें कि ए में फॉल कर रही है प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन उसकी बी में फॉल कर रहा है, तो वो कह रहे हैं दोनों में से कोई भी कोर्ट जो है ना वो जुरिसडिक्शन रखती है, किसी भी कोर्ट में हम जो है ना फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन प्रोवाइडो इसका क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज़ कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। वो कह रहे हैं कि सब्जेक्ट मैटर जो है ना ये शर्त लाजमी है कि जो भी इंटायर क्लेम हम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे उसका प्रॉपर्टी कुछ पोर्शन एक कह लें कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन में फॉल कर रहा है, उसने उस पोर्शन को नहीं देखना, उसने इंटायर जो सूट है, ठीक है, जो इंटायर प्रॉपर्टी है उसको देखना है क्या वो कॉग्निजेंस भी ले सकती है, उसकी पिक्युलर जुरिसडिक्शन भी है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये उसने लाजमी तौर पर जो है ना मद्देनज़र रखना है। अगर उसको पिक्युलर जुरिसडिक्शन नहीं है, ठीक है, इंटायर सूट पर सिर्फ पोर्शन पर है, तो फिर वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। आगे ये सेक्शन 18 है इसका, वो कह रहे हैं प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन, यानी कि अनसर्टेन है, मुबहम है, पता ही नहीं है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी किस कोर्ट में जो है ना वो फॉल कर रही है। एक्चुअली ये वाला पहले होता था जब बाउंड्रीज़ का तयन इतना नहीं था, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि अब तो आसानी से जो है ना वो सर्टेन कर सकते हैं हम कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर वाक़या है, और आप कह लें कि मीट्स एंड बाउंड्स एवरीथिंग जो है ना वो अवेलेबल है। तकरीबन ये अब मतरूक हो चुकी है, ये वाली क्लॉज कहते हैं कि रिटेंडेड हो चुकी है। ठीक है, इसकी अब एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि वेयर इट इज़ एलेज टू बी अनसर्टेन, अगर एलेज किया जा रहा है अनसर्टेनिटी को विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ विच टू और मोर कोर्ट्स, टू और मोर कोर्ट की जो अनसर्टेनिटी है उसको एलेज किया जा रहा है। ठीक है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट, जिसमें कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है, एनी वन ऑफ दोज कोर्ट, तो वो कह रहे हैं कोई भी उन कोर्ट में से जिनको जो है ना अनसर्टेनिटी है, मे इफ़ सेटिस्फाइड दैट देयर इज़ ग्राउंड फॉर द एलेज अनसर्टेनिटी,
ठीक है, वो सेटिस्फाइड है कि ग्राउंड्स हैं अनसर्टेनिटी की, रिकॉर्ड ए स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट, वो कोर्ट क्या करेगी, वो रिकॉर्ड करेगी इस इफेक्ट की स्टेटमेंट को, एंड देयर पॉन प्रोसीड टू इंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट, वो रिकॉर्ड करने के बाद कि अनसर्टेनिटी है इस स्टेटमेंट को प्रोसीड करेगी कि सूट को इंटरटेन किया जाए और उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के हवाले से, एंड इट्स डिक्री इन द सूट शैल हैव द सेम इफेक्ट, और वो जो डिक्री पास करेगी उस सूट में उसका वो कह रहे हैं सेम इफेक्ट होगा एज द इफ़ द प्रॉपर्टी वर सिचुएट, जैसा कि प्रॉपर्टी सिचुएट थी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स यूरिसडिक्शन, जैसा कि उसी की ही यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएट थी और उसी ने ही उसी तरह उसको फैसला किया है और उसकी डिग्री को उसी तरह ही माना जाएगा जैसे कि प्रॉपर्टी उसी की यूरिसडिक्शन में फॉल कर रही थी। अब इसका प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइजो वो सेम है सेक्शन 17 वाला, वो कह रहे हैं कि एंटायर क्लेम जो है ना उसकी यूरिसडिक्शन में पिक्युलर यूरिसडिक्शन में होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट द सूट इज़ वन विद रिस्पेक्ट टू विच द कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट, वो सूट जिसमें कोर्ट कॉम्पिटेंट है एज रिगार्ड द नेचर एंड द वैल्यू ऑफ द सूट, ठीक है, वो कह रहे हैं कि नेचर और वैल्यू जो सूट की है टू एक्साइज यूरिसडिक्शन, अपनी यूरिसडिक्शन को एक्साइज करने के लिए उसकी वैल्यू यानी पिक्युलर यूरिसडिक्शन जो है ना उसके लिए वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अच्छा जी, अब इसकी टू क्लॉज में वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि वेयर स्टेटमेंट हैज़ नॉट बी रिकॉर्डेड, यानी कोर्ट ने जो है स्टेटमेंट उसने रिकॉर्ड करनी थी, ठीक है, अनसर्टेनिटी की, लेकिन उसने रिकॉर्ड नहीं की, अंडर सबसेक्शन 1 एंड एन ऑब्जेक्शन इज़ टेकन बिफोर एन एपलेट और रिवीनल कोर्ट, और ऑब्जेक्शन जो है ना वो एपलेट और रिवीनल कोर्ट पे जो है ना उसको टेक कर लिया गया है, ठीक है, पार्टीज़ की तरफ से, दैट ए डिग्री ऑर्डर इन सूट रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी, तो कोई भी डिग्री या ऑर्डर जो कि प्रॉपर्टी के हवाले से दिया गया था वाज मेड बाय कोर्ट नॉट हैविंग यूरिसडिक्शन, उस कोर्ट ने दिया है जिसको यूरिसडिक्शन हासिल नहीं थी, वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएट, यहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही थी उस कोर्ट को यूरिसडिक्शन हासिल नहीं थी, उसने कोई ऑर्डर या डिग्री जो है ना वो पास की है, उसको चैलेंज कर दिया है, ठीक है, डिफेंडेंट ने, वो कह रहे हैं द एपलेट और रिवीजनल कोर्ट शैल नॉट अलाउ ऑब्जेक्शन, एपलेट कोर्ट जो है ना वो ऑब्जेक्शन या रिवीजनल कोर्ट ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेगी, अनलेस इन इट्स ओपिनियन देयर वाज एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जब तक कि उसको यकीन ना हो कि जब जो है ना सूट इंस्टीट्यूट किया गया, नो रीज़नेबल ग्राउंड्स फॉर अनसर्टेनिटी, कि कोई ग्राउंड नहीं थी अनसर्टेनिटी की, अगर उसको रीज़न टू बिलीव है कि थी, ठीक है, तो फिर तो वो ज़ाहिर सी बात है उसको वो रिमांड करेगी या कह ले कि जो भी प्रोसीजर जो है ना वो इंटरटेन करेगी उसकी एप्लीकेशन को, और उस पर जो है ना वो दोबारा सूट का ऑर्डर देगी, ठीक है, अगर तो वो उसको वो कह रहे हैं कि वो अनसर्टेनिटी नहीं थी, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कोई भी कोर्ट जो है ना ऑब्जेक्शन को अलाउ ही नहीं करेगी, स्टार्ट से ही अलाउ नहीं करेगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट देयर टू एंड देयर हैज़ बीन ए कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, या अगर कोर्ट को लग रहा है कि अगर मैंने यानी कि ऑब्जेक्शन को अलाउ ना किया तो फेलियर ऑफ जस्टिस जो है ना वो काज हो जाएगा, यानी कि पार्टीज़ जो है ना वो प्रेजुडिस हो जाएंगी, उनके फंडामेंटल राइट्स जो है ना उनको नुकसान होगा, ठीक है, तो फिर तो वो कह रहे हैं कि अलाउ करेगी, अगर उसको लग रहा है कि फेलियर ऑफ जस्टिस काज होगा या अनसर्टेनिटी है, अदरवाइज़ वो कह रहे हैं कि वो कभी अलाउ नहीं करेगी, ठीक है, अगर उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की कोर्ट ने अनसर्टेनिटी के हवाले से।